इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन एंड 12th लार्जेस्ट बाय एरिया। हमारे वेदों और पुराणों में भी इस स्टेट का मेंशन है। बिहार एक समय पर पावर, लर्निंग और कल्चर का हब यानी कि सेंटर माने जाने वाला था बिहार का इतिहास बहुत पुराना है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेट है इंडिया का, और एक टाइम पर ये रिचेस्ट स्टेट भी था इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड रिसोर्सेज। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्टोरिया चैनल के एक और नए वीडियो में। ये वीडियो हमारे स्टेट सीरीज़ का एक पार्ट है जिसमें हम लोग स्टेट्स की हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आज हम बिहार की हिस्ट्री के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इंक्लूडेड होगा कौन सी डायनेस्टीज़ ने बिहार पर रूल किया, क्या इंपॉर्टेंस रहा बिहार का एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न इंडिया में। बिहार जो है एंशियंट और मॉडर्न टाइम्स में अपनी इमेज बहुत चेंज कर चुका है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिनेरियो जो कि यहाँ पे प्रिवेल करता है। इसीलिए हम इस वीडियो में थोड़ा सा मॉडर्न पॉलिटिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बिहार का इंडिया के लिए। आर्यभट्टा द ग्रेट मैथमेटिशियन जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन करा, अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने पूरे इंडिया पर राज किया, चाणक्य जो कि एक ग्रेट पॉलिटिशियन और एक बहुत ही शातिर डिप्लोमैट थे, गौतम बुद्ध जिन्होंने बुद्धिज्म का फाउंडेशन रखा, लॉर्ड महावीर जिन्होंने जैनिज्म का फाउंडेशन रखा, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10th गुरु, शेर शाह सूरी जिन्होंने द फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे, जयप्रकाश नारायण जो कि सोशल एक्टिविस्ट थे और लीडर थे। ये उस लंबी लिस्ट में से कुछ लोगों के नाम हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं। अगर लोकेशन की बात करते हैं तो बिहार की लोकेशन सबसे परफेक्ट है। यहाँ पर फ्लो होती है गंगा रिवर, जिसके कारण यहाँ की सॉइल बहुत ही फर्टाइल है। नेचुरल रिसोर्सेज में बिहार बहुत रिच है। एक साइड से बिहार नेपाल से जुड़ा हुआ है, एक साइड से वेस्ट बंगाल से, एक साइड से उत्तर प्रदेश और झारखंड से। अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ के 58% पॉपुलेशन 25 साल की उम्र से नीचे है, यानी कि यहाँ के ज़्यादातर लोग यंग, डायनामिक और बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं। बिहार इंडिया का 12th लार्जेस्ट स्टेट है। अगर हम लोग ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं तो ब्रिटिश इंडिया के समय पर बिहार, उड़ीसा और झारखंड ये सब कुछ बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर आता था। उस समय पर बिहार का एरिया और भी बड़ा था। 1912 में बिहार और उड़ीसा कलेक्टिवली बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गए। 1936 तक उड़ीसा और बिहार साथ में थे और उसके बाद बिहार और उड़ीसा भी दो अलग स्टेट्स बन गए। साल 2000 में बिहार और झारखंड फिर से सेपरेट स्टेट्स हो गए। अब देखते हैं बिहार की हिस्टोरिकल टाइमलाइन। बिहार की हिस्ट्री को हम पार्ट्स में एक्सप्लोर करेंगे: प्री हिस्टोरिक, वैदिक, महाजनपद, मिडीवल एरा और मॉडर्न हिस्ट्री। प्री हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन वो है जिसका कोई भी रिटन फॉर्म में मेंशन नहीं है, पर हमारे पास इसके बारे में आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर की गई खुदाई से इंफॉर्मेशन आती है। बिहार में प्राग ऐतिहासिक काल या स्टोन एज में भी ह्यूमन सेटलमेंट था। ये बात बिहार के मुंगेर और गया क्षेत्रों में मिली केव पेंटिंग से साफ हो जाती है। स्टोन एज करीब 26 लाख साल पहले शुरू हुआ था। स्टोन एज में भी 3 डिविजन्स होते हैं: ओल्ड, मिडिल और न्यू स्टोन एज। मुंगेर और गया रीजन्स में जो केव पेंटिंग्स मिली हैं वो ओल्ड स्टोन एज और मिडिल स्टोन एज की हैं। ऐसी ही पेंटिंग्स स्पेन के अल्तमीरा केव्स में भी पाई गई हैं। बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित चिराद और चिहार रीजन्स में से न्यूलिथिक स्टोन एज या न्यू स्टोन एज के प्रमाण भी मिले हैं। बिहार में स्टोन एज के बाद आए कॉपर एज के अवशेष भी मिले। इसका मीनिंग साफ है कि बिहार में स्टोन एज से ही ह्यूमन सेटलमेंट था और आगे आने वाली एजेस में भी कंटिन्यू रहा। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद आता है वैदिक पीरियड। इस टाइम में वेदों की शतपथ ब्राह्मण में हमें सबसे पहली बार बिहार का वर्णन मिलता है। किकाता के नाम से बिहार का ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी वर्णन है। लेटर वैदिक पीरियड की अगर बात करते हैं तो 1100 से 500 BCE के दौरान यहाँ पर 3 क्षेत्र बने: मगध, मिथिला और अंगा। इस समय बिहार में मिथिला रीजन को इंडिया का पावर का सेंटर माना जाता था। इन शहरों का वर्णन रामायण और महाभारत में भी है।
सीताकुंड जो कि बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है, उसे सीता जी के जन्म, बहुत एंशियंट प्रेजेंस है बिहार का। वैदिक काल में अंग क्षेत्र का वर्णन महाभारत में कर्ण के लिए किया गया है। कर्ण को अंगराज कहा जाता था। अंगराज मतलब अंगा क्षेत्र का राजा। अंगा क्षेत्र प्रेजेंट डे भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र के पास लोकेटेड है। मगध के राजा थे जरासंध। इसी रीजन में आगे जाकर हरियंका डायनेस्टी आई। जैनिज्म और बुद्धिज्म का डेवलपमेंट भी मगध क्षेत्र में ही मौर्यन एम्पायर के समय पर हुआ था। इसी क्षेत्र में आगे जाके गुप्ता एम्पायर आया जो कि इंडिया की गोल्डन एज कहलाता है। तीसरा क्षेत्र हुआ मिथिला। कई जैन और बौद्ध किताबों में लेटर वैदिक एरा में प्रद्योता डायनेस्टी का भी वर्णन है। अब चलते हैं 6th सेंचुरी की ओर, जहां पर महाजनपथों की स्थापना हुई थी। भारत में कुल 16 महाजनपद थे। जो 3 क्षेत्र लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप हुए थे, ये क्षेत्र बिहार के 3 महाजनपद बने। 6th सेंचुरी का ये फेज सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड भी कहलाता है। इस फेज में बिहार में काफी डेवलपमेंट हुआ। आयरन एज था और आयरन के टूल्स से एग्रीकल्चर में काफी सारा डेवलपमेंट हुआ। 3 महाजनपथों में से एक मगध रीजन में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और यहीं पे डायनेस्टी रूल आया। 500 BC में आई हरियंका डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे बिंबिसारा। ये जैनिज्म की टीचिंग से बहुत इन्फ्लुएंस थे। इसके बाद आए इनके पुत्र आजाद शत्रु। इन्होंने सबसे पहली बार गुलेल जैसे एक वेपन का वॉर में उपयोग किया। ये बात है करीबन 2500 ईयर्स पहले की। तो इस समय राजा और लीडर्स आने लग गए थे। हरियंका डायनेस्टी के बाद बिहार में आई शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर थे राजा शिशुनाग। इन्होंने अपनी कैपिटल को राजगीर से पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया। उसके बाद 424 BCE में नंदा एम्पायर, पुराणों के अनुसार महापदम नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे। इसी समय पर सिकंदर का भी आक्रमण हुआ था इंडिया पर। नंदा डायनेस्टी में आगे जाकर एक राजा रहे धनानंद, जो कि बहुत अनपॉपुलर रहे। वे गरीबों से बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे। इन्होंने जातिवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। लो स्टेटस डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेसिव टैक्सेशन और मिसकंडक्ट के कारण नंदा एम्पायर का डाउनफॉल हो गया। इसके बाद आए चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य एम्पायर की स्थापना करी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर ही आए थे कौटिल्य या चाणक्य। मौर्य एम्पायर और चाणक्य नीतियों पर हमारी एक सेपरेट वीडियो है, जिसे हम लोगों ने आई बटन पे लिंक कर दिया है। तो अब चलते हैं मौर्य एम्पायर पर। मौर्य समाज की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने पूरे इंडिया को कवर कर लिया था। मौर्य एम्पायर पूरी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। इस एरा में आर्ट और कल्चर में एक रिलीजियस अंडरटोन डेवलप हुआ। इन्होंने काफी सारे स्तूपास भी बनवाए। अगर बिहार की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए उनके बेटे बिंदुसारा। बिंदुसारा के बाद आए उनके बेटे महान अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रा को बहुत डेवलप कराया। इसी समय पर चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम की एक किताब लिखी। इसमें किसी भी साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता है उसकी सही मायने में चाणक्य पूरे मौर्यन एम्पायर के टीचर रहे। एंशियंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा में एक साइट है बुलंदी बाग, जो कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे ही बना हुआ है। इस समय पर बुद्धिज्म बहुत डेवलप हुआ। अब आगे चलते हैं गुप्ता एम्पायर पर। लेट 3rd सेंचुरी में बिहार में गुप्ता डायनेस्टी का रूल रहा। बिहार के मगध में बसे गुप्ता डायनेस्टी के समय पर इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता था। इस समय पर इंडिया ने साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, कॉमर्स, रिलीजन और इंडियन फिलॉसफी में बहुत डेवलपमेंट करा। गुप्ता डायनेस्टी के रूलर समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता था। गुप्ता डायनेस्टी के कुमारगुप्त I ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डेवलप किया। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटीज में से एक है। उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट हुआ।
विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर में स्थित है, जिसको राजा धर्मपाल पाल डायनेस्टी के राजा थे। पाल डायनेस्टी 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक बिहार में रही। पाल डायनेस्टी यानी कि 12th सेंचुरी के बाद आ जाता है मिडीवल एरा, जहां पर मुस्लिम रूलर्स का डोमिनेंस रहा बिहार में। एक नोटिसेबल इवेंट है बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के मिलिट्री जनरल थे। ये बिहार का सबसे पहला मुस्लिम अटैक था। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तबाही मचा दी थी। बंगाल और जो ईस्टर्न साइड का इंडिया था, वहां पर इस्लामिक रिलीजन डेवलप होने लगा। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया जाने लगा। ये बात है 12th सेंचुरी के एंड की और 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग की। बख्तियार खिलजी ने अपने नाम से एक नया टाउन बख्तियारपुर बना। दिल्ली सल्तनत के जितने भी मुस्लिम रूलर्स आए, वो इनडायरेक्टली बिहार को भी रूल करते रहे। अब आया द गोल्डन एरा ऑफ मिडीवल बिहार, जब शेर शाह सूरी आए। शेर शाह सूरी बिहार के सासाराम इलाके से थे। इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, जो कि कलकत्ता से स्टार्ट होकर पेशावर तक एंड होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस रूट था। शेरशाह सूरी ने जो रुपी और कस्टम ड्यूटी के कॉन्सेप्ट्स लाए, वो आज भी इंडिया में यूज होते हैं। 1666 में पटना में गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10th गुरु हैं, उनका जन्म हुआ। इस समय बिहार और बंगाल एक था। 1576 में मुगल सम्राट अशोक और बिहार और बंगाल सल्तनत में हुई तुकारोई की लड़ाई, बैटल ऑफ तुकारोई। तुकारोई की लड़ाई के बाद मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल सल्तनत पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने बंगाल सल्तनत को अपने एम्पायर में जोड़ लिया। उन्होंने बिहार और बंगाल को सूबों में विभाजित किया। आगे जाकर ये सूबों के लीडर्स को सूबेदार कहा गया। 1576 से 1757 तक प्लासी के युद्ध तक बिहार मुगलों के नियंत्रण में रहा। उसके बाद आता है ब्रिटिशर्स का फेज। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स के आने से उन्हें वहां की एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स कलेक्शन का हक मिल गया था। ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर ले लिया था। बिहार, उड़ीसा और बंगाल का ये रीजन 1912 तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर रहा। 1912 में बिहार और उड़ीसा कंबाइनली सेपरेट हुए बंगाल प्रेसिडेंसी से, और 1936 में ये दो अलग स्टेट्स बन गए। 2000 में बिहार और झारखंड सेपरेट स्टेट बने। बिहार में महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर्स ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करी। ईस्ट चंपारण में स्थित मोतीहारा इनका हेडक्वार्टर्स रहा। 1914 के टाइम पर बिहार में इंडिगो कल्टीवेशन बहुत होता था। इंडिगो का कल्टीवेशन करने वाले फार्मर्स को यूरोपियन ट्रेडर्स टैक्स के लिए बहुत परेशान करते। इसी के जवाब में हुआ था 1917 में चंपारण। 1929 में बिहार के नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन्स में किसान सभा या पेजेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये मूवमेंट जमींदारी सिस्टम से परेशान गरीब किसानों ने शुरू किया था। किसान सभा का नेतृत्व किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इस समय बिहार में बहुत सारे अच्छे लीडर्स डेवलप हुए। बिहार का इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए बिहार ही स्टार्टिंग पॉइंट रहा। एकेडमिक्स में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स ने बिहार में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनवाए। नवंबर 1946 में नोआखोली राइट्स हुए, जिसमें फोर्सफुली हिंदूज को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये राइट्स वैसे तो बांग्लादेश में हुए थे, पर इसके आंसर में बिहार में बहुत दंगे हुए। एक तरीके से इन दंगों ने पार्टीशन को एड किया। अब देखते हैं क्या रही कंडीशन बिहार में पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब हुआ इंडिपेंडेंस और असेंबली इलेक्शंस का नया सिलसिला शुरू हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो फेज है बिहार का, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक बिहार जो वैदिक काल में नॉलेज एंड पावर का सेंटर था, उसकी इमेज एक्चुअल डे में पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस बिहार धीरे धीरे लोएस्ट डेवलपमेंट स्टेट की तरफ चलता गया। 1946 से 1961
इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही एक इंटरिम गवर्नमेंट अपॉइंट हुई। 1946 से लेकर 1961 तक बिहार में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहली असेंबली इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार रही। अनुग्रह नारायण, जिन्हें बिहार विभूति कहा जाता है, और कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी कहा जाता है, ये रोल में आए। तब के पीएम नेहरू जी ने बिहार को बेस्ट गवर्न स्टेट कहा अंडर द रूल ऑफ अनुग्रह नारायण और कृष्ण सिंह। आगे आने वाले फेज में 1961 से 1990 में कोई भी सीएम स्टेबल नहीं रहा। 1962 से 1967 में हुए थर्ड असेंबली इलेक्शंस। विनोदानंद झा, कृष्ण वल्लभ शाह ये सीएम बने, पर ये ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं। आने वाले फोर्थ असेंबली इलेक्शंस में 67 से लेकर 69 तक 4 सीएम चेंज हुए। फिफ्थ असेंबली इलेक्शन के थोड़े टाइम पहले ही प्रेसिडेंट रूल लगा। 1969 से 1972 तक का टेन्योर था और यहाँ पे इतने सारे सीएम्स चेंज हुए कि बिहार ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कर लिया था। झारखंड अभी भी बिहार में था और झारखंड की हालत बहुत बुरी थी। इस तरीके से अनस्टेबल गवर्नमेंट के कारण 3 साल में बिहार में उथल पुथल मच गई थी। 1975 में इंडिया में आया स्टूडेंट्स मूवमेंट। इसमें से निकलकर आए सुशील मोदी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। ये जेपी मूवमेंट था। पूरी इंडिया में इमरजेंसी लग गई थी। जब 77 में इमरजेंसी हटी तब बिहार में कर्पूरी ठाकुर आए। ये एक अच्छे लीडर थे, पर इस समय पर इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं हो पाया। 1980 में फिर एक बार बिहार में प्रेसिडेंट रूल लग गया। अब चलते हैं फेज 1990 से 2005 की तरफ। बिहार की हिस्ट्री में वायलेंस एंटर होने लगा जब 1990 के इलेक्शन प्रोसेस में बूथ कैप्चर हुए। वायलेंस बहुत था। 1987 में भागलपुर राइट्स भी हुए। बिहार में अब स्लोली कास्ट बेसिस पर वोट पड़ने लगे थे। 1997 में लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी बनाई। 2005 तक बिहार का नाम वायलेंस और घोटालों में काफी आगे आ चुका था। काफी वायलेंस के कारण स्टेट की ग्रोथ बिल्कुल कम हो गई थी। आगे आने वाले सालों में नीतीश कुमार ने जेडीयू फॉर्म करी। ये बिहार के लिए कुछ सेक्टर्स में बहुत अच्छे रहे। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की ज़्यादा डिटेल्स नहीं देंगे। तो इन्हीं सब इवेंट्स से बना आज का बिहार। बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कल्चर और हेरिटेज में बहुत रिच है बिहार। ये वीडियो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि बिहार के बारे में ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड स्क्रीन में हमने स्टेट सीरीज़ को अटैच कर दिया है। आप यहाँ पर जाकर दूसरे स्टेट की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।